गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं मुलायम सिंह यादव अराइज इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर चौमू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने पूर्व की क्लासों के अंदर आपने जो हॉर्टिकल्चर है उस हॉर्टिकल्चर के जो पूर्वगामी जो आपकी 2010 से लेकर 2019 तक जो आए हुए क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस कर चुके थे, जिसमें अपने पहले क्लास के अंदर 1 से 60 क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया और सेकेंड जो क्लास थी उस क्लास के अंदर हमने 60 से 120 क्वेश्चनों के ऊपर डिस्कस किया। अब 120 के ऊपर के जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे और आज की ये क्लास आपके लिए खास रहने वाली है। मैं आपको इसके अंदर ये भी बताऊंगा आने वाले दिनों के अंदर जो आपके एग्जाम शेड्यूल है वो किस प्रकार का होने वाला है। तो यहाँ सबसे पहले अपन बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर देखो 121 है। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 121 है उसकी बात करेंगे अपन। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन है फलों के परिरक्षक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो यहां पर देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर आपका 121 है उसके अंदर अपन बात करेंगे फलों को परिरक्षण के रूप में किसका यूज किया जाता है। तो देखो आपको जब मैंने फल परिरक्षण का जो टॉपिक पढ़ाया उसके अंदर मैंने बताया था कि फलों को परिरक्षित रखने के लिए मोस्टली दो मेथड या दो केमिकल्स का यूज किया जाता है। एक आता है सोडियम बेंजोएट जिसका कलर युक्त फलों के अंदर यूज किया जाता है और एक होता है आपका पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड जो है उसका रंगहीन कलर लेस जो फ्रूट होते हैं उनके अंदर उसका यूज होता है। तो यहाँ पर देखिएगा पहला है नैप्थलीन एसिडिक एसिड, बिल्कुल नहीं है ये। एक आता है सेकंड ऑप्शन सोडियम बेंजोएट है, तीसरा है मोनोसोडियम फास्फेट है और एक आता है CMC। तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल राइट आंसर है। सोडियम जो बेंजोएट होता है, सोडियम बेंजोएट फलों को परिरक्षित रखने के लिए एक सूटेबल और एक बेस्ट केमिकल है आपके। ये जो क्वेश्चन था दोस्तों आपके 2011 की जो जेट की एग्जाम थी, 2011 की जेट की एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा सेकंड जो क्वेश्चन है बंद गोभी की बीज दर लगभग होती है। तो यहां पर बात करेंगे जो बंद गोभी है, बंद गोभी की जो बीज दर है वो बीज दर की बात करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर बंद गोभी की जो बीज दर होती है, यहाँ ऑप्शन नंबर 1 है 200 ग्राम पर हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर 2 है 400 ग्राम पर हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर 3 देखिएगा 600 ग्राम पर हेक्टेयर और ऑप्शन नंबर डी है आपके 800 ग्राम पर हेक्टेयर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सेकंड है बी है वो है 400 ग्राम पर हेक्टेयर। तो यहाँ गोभी की जो बीज दर है वो 400 ग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से काम में ली जाती है। तो ये क्वेश्चन जो था आपके जेट 2011 के एग्जाम में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया है। बंद गोभी की सीड रेट बताइए, तो आप बताओगे 400 ग्राम पर हेक्टेयर। 2011 जेट के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिएगा 123 है भिंडी किस कुल से संबंधित है। तो आप भिंडी की बात करेंगे तो भिंडी का देखो जो फैमिली है उस फैमिली की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 में आपका सोलोनेसी। तो सोलोनेसी के अंदर आपने देखा होगा जैसे आपका टमाटर है, उसके अलावा जैसे आपका मिर्च है, इसके अलावा जैसे आपका बैंगन है और एक आता है बेटा आपके जैसे आलू। तो ये मोस्टली किस कुल के हैं? सोलोनेसी कुल के हैं। अम्ब्रेलिफेरी के अंदर अपन बात करेंगे जिसे आपका जीरा है, इसके अलावा जैसे धनिया है, आदि प्रकार के क्रॉप्स इसमें सम्मिलित है। मालवेसी के अंदर जैसे एक आता है आपका कपास है, कपास के अलावा जैसे ओकरा आपका भिंडी है, तो ये आपके मालवेसी के अंदर आता है। क्रूसीफेरी के अंदर आपने देखा होगा जैसे रेडिश मूली है, इसके अलावा जैसे सरसों है आपका। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा कि जो भिंडी है वो भिंडी किस कुल से बिलोंग करता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो है आपका मालवेसी, जिसमें कपास और भिंडी मुख्यतः इसी कुल के अंदर आते हैं। ये क्वेश्चन भी आपकी जेट 2011 के एग्जाम में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद में देखिएगा 124 जो है 124 की अपन बात करेंगे सब्जी की प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को अनुशासित मात्रा लगभग होती है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो आपका 124 है, इस क्वेश्चन की लैंग्वेज ये कह रही है कि एक व्यक्ति को एक दिन में कितने सब्जियों की आवश्यकता होती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा एक होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है, ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, ये कहती है कि एक व्यक्ति को एक दिन में 120 ग्राम फ्रूट चाहिए और वेजिटेबल्स की बात करेंगे तो वेजिटेबल्स चाहिए उसको
300 ग्राम। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा वेजिटेबल्स पूछा गया है, तो एक व्यक्ति को एक दिन में 300 ग्राम सब्जियों की आवश्यकता होती है। ये क्वेश्चन भी आपके जेट 2011 के एग्जाम में आपसे पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपके आगामी जो क्वेश्चन आएंगे उसमें बहुत बार रिवीज होने वाला है। इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिएगा 125 जो है वो क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जैविक ईंधन के रूप में किया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्तमान में जिस प्रकार से डीजल और पेट्रोल की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो अपनी जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट पेट्रोल और डीजल के अलावा जो है इसके और सोर्स के बारे में डिस्कस कर रही है, जानकारी प्राप्त कर रही है और इसके और ऑप्शन ढूंढे जा रहे हैं। तो रतन जोत आता है, जेट्रोपा कर्कस जिसको अपन कह सकते हैं, रतन जोत या जो आपका जेट्रोपा कर्कस है, इसके बीजों से बायोडीजल तैयार किया जाता है और इस बायोडीजल का आगामी समय में जब पेट्रोल और डीजल नहीं होंगे उस समय पर इसका ईंधन के रूप में उपयोग किया जाएगा। अभी इसके ऊपर लंबे रूप से कार्य चल रहा है। उसके अलावा जैसे देखिएगा ये मेडिसिन प्लांट है आपका। ठीक है, तो ये आपके जो नीचे वाले 3 है ये बिल्कुल ऑप्शन में नहीं बैठते। तो इस प्रकार से जेट 2012 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया, जैविक ईंधन के रूप में किस प्लांट को काम में लिया जाता है। उसके बाद में देखिएगा 126 जो है, 126 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सब्जी को भिंडी भी कहा जाता है। तो निम्न में से किस फसल को भिंडी कहा जाता है, तो यहां देखिएगा मिर्च को भिंडी नहीं कहा जाता। ठीक है, ओकरा जो होता है, ओकरा का दूसरा नाम क्या है, भिंडी, या जिसे लेडी फिंगर के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर 126 जो क्वेश्चन था, भिंडी किसे कहा जाता है, तो ओकरा है, लेडी फिंगर है, इसे भिंडी भी कहा जाता है। और ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपकी जेट 2012 के एग्जाम के अंदर आपसे पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा दोस्तों 127 जो है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है। बहुत गजब का क्वेश्चन है, काफी बार आपके एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। तो टमाटर के लाल रंग की बात करेंगे तो देखो ऑप्शन नंबर 1 है जेंथोफिल, ऑप्शन नंबर 2 है कैरोटीन, एक आता है लाइकोपिन और एक आता है उपरोक्त सभी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनके रंग, इसका जेंथोफिल के कारण इसका जो रंग है वो पीला होता है, कैरोटीन के कारण क्या होता है, नारंगी होता है, और एक होता है आपका जो लाइकोपिन होता है, लाइकोपिन के कारण जो टमाटर है, टमाटर का रंग जो होता है वो कैसे रहता है, लाल रहता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि टमाटर जब 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसको अवेलेबल होता है तो टमाटर के अंदर लाल रंग का क्या होता है, निर्माण अधिक होता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टमाटर में लाइकोपिन निर्माण के लिए सबसे सूटेबल टेम्परेचर जो है वो कितना है आपका, वो है आपका 21 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जेट 2012 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में देखेंगे अपन 128 जो क्वेश्चन है, 128 की बात करेंगे। एक आता है मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है, तो जो मिर्च है, मिर्च के अंदर जो तीखापन है उसकी बात करेंगे। एक आता है कैप्साइसिन, एक आता है कैप्सेथीन और एक आता है ए व दो दोनों, और एक आता है लाइकोपिन। तो यहाँ लाइकोपिन तो बिल्कुल भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो वो क्या होता है, लाइकोपिन के कारण। तो देखो यहाँ पर एक होता है कैप्साइसिन जिसके कारण क्या होता है, तीखापन। कैप्साइसिन के कारण क्या होता है, तीखापन। और ये क्या है, एक प्रकार का वर्णक है ये, जिसके कारण क्या होता है, जो मिर्च है, मिर्च का जो लाल रंग है वो लाल रंग किसके कारण होता है, आपके कैप्साइसिन के कारण होता है। तो यहाँ पर 120 जो 8 है वो है कैप्साइसिन, मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है, कैप्साइसिन के कारण। और ये जो क्वेश्चन है आपकी जेट 2012 के एग्जाम के अंदर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा 129 है, वो है आपके एलियम सीपा, किसका वानस्पतिक नाम है, तो देखिएगा यहाँ एलियम सीपा की अपन बात करेंगे। जो एलियम सीपा है, देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, एक आता है प्याज, जी हाँ एलियम सीपा प्याज, एक आता है एलियम सेटाइवा लहसुन, एक आता है स्पेनेसिया ओलेरेशिया जो है आपका पालक है, एक आता है भिंडी जिसे एबलमोस्कस एस्कुलेंटम के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो एलियम सीपा है वो क्या है, आपका प्याज है, इसलिए 129 का ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो है आपका ओनियन। और ये जेट 2012 के अंदर आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलियम सीपा प्याज, एलियम सेटाइवा लहसुन, स्पेनेसिया ओलेरेशिया पालक और एबलमोस्कस एस्कुलेंटम क्या है, आपका भिंडी है। उसके बाद में 130 के ऊपर देखिए आलू है एक, तो जो आलू है, आलू क्या है, एक प्रकार का, तो यहां पर देखेंगे जो आलू है, आलू के बारे में पूछा गया है कि आलू जड़ है, तना है,
ठीक है। तो एक आता है फल, एक आता है जड़, एक आता है रूपांतरित तना और एक आता है फली। तो यहाँ पर आलू किसका रूपांतरण है? ये खाद्य संचय के कारण एक तने का रूपांतरण है, जो खाद्य संचय के कारण क्या होता है, फूलकर मोटा हो जाता है। इसलिए ये जो क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपके एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर बात करेंगे कि आलू एक है, ये एक रूपांतरित तना है, जो कि जेट 2012 के एग्जाम के अंदर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप काफी ध्यान रखिएगा। आलू किसका रूपांतरण है? तो आलू किसका रूपांतरण है? आपके तने का रूपांतरण है। उसके बाद में देखो अपन बात करेंगे, नेक्स्ट आता है आपके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है निम्न में से विटामिन ए का संबंध किससे है? तो विटामिन ए का जो संबंध है देखिएगा, एक आता है आपका गाजर है, एक आता है मूली है, एक आता है आलू है, एक आता है टमाटर। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा जो आलू है वो पोटास का स्रोत है, स्टार्च का स्रोत है। जो टमाटर है वो विटामिन सी का स्रोत है। जो आलू है ये मूली है, मूली के अंदर विटामिन ए और सी होता है। लेकिन जो गाजर होता है, गाजर के अंदर विटामिन ए क्या होता है, प्रचुर मात्रा में होता है। तो यहाँ पर 131 जो क्वेश्चन था आपका, उस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, गाजर। क्योंकि गाजर जो होता है वो क्या होता है, विटामिन ए का रिच सोर्स होता है। उसके बाद में देखिएगा 132 नंबर का जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन जेट 2012 के एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा 132 जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आपके वर्गाकार पद्धति की तुलना में फल वृक्ष लगाने की षटकोणीय विधि में कितने प्रतिशत पौधे अधिक लगाए जा सकते हैं। तो देखो आपको मैंने बताया था कि ये जिसे 4 पौधे मिलकर क्या करते हैं, एक वर्गाकार संरचना का निर्माण करते हैं। और वर्गाकार संरचना की अपेक्षा जैसे आप पूरक विधि काम में लेते हो, पूरक विधि में क्या होता है, 4 पौधे मिलकर क्या करते हैं, एक वर्गाकार स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन अतिरिक्त आय की प्राप्ति के लिए बीच में एक और पौधा लगा दिया जाता है। जबकि षड्भुजाकार मेथड के अंदर क्या होता है कि जैसे ये संरचना होती है जो मैं आपको बोर्ड के ऊपर दिखा रहा हूं, ये संरचना होती है और इसके अंदर 6 पौधे जो मिलकर है ना, वो एक षटकोणीय आकृति का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। एक पौधा यहाँ लगता है, दूसरा यहाँ लगता है और तीसरा यहाँ, इसके अलावा नंबर 4 यहाँ, 5 यहाँ, 6 यहाँ। इस प्रकार से देखिएगा ये आपका वर्गाकार विधि है। इस वर्गाकार विधि में पंचकोणीय विधि जो है, वर्गाकार विधि की अपेक्षा पंचकोणीय विधि में लगभग 50% पौधे क्या लगते हैं, अधिक लगते हैं। जबकि जो आपका वर्गाकार की अपेक्षा षटकोणीय विधि की बात करेंगे तो इसमें मात्र 15% पौधे अधिक लगाए जा सकते हैं। लेकिन जो षटकोणीय मेथड है ये परमानेंट मेथड होता है। सर्वाधिक स्थायी पौधे किस विधि में लगाए जाते हैं? तो सर्वाधिक स्थायी पौधे किस विधि में लगाए जाते हैं, आपके षटकोणीय विधि में। और वर्गाकार की अपेक्षा लगभग 15% पौधे को अधिक लगाया जा सकता है। उसके बाद में देखिएगा जेट 2013 के अंदर ये क्वेश्चन था आपके, क्वेश्चन नंबर है 133 जो है उसकी बात करेंगे अपन। अंतिम पकाव बिंदु पर अवलेह का तापमान होता है। सबसे पहले अपन बात करेंगे अवलेह क्या होता है। एक होता है फल पाक और एक होता है अवलेह। फलपाक जिसको जैम कहते हैं अपन, और अवले जो होता है उसे क्या कहेंगे बेटा, जेली। यहां पर देखिएगा जो फलपाक है इसका जो अंतिम जमाव का जो टेम्परेचर है, अंतिम पकाव का 105 डिग्री सेंटीग्रेड या जिसे 219 डिग्री फ़ारेनहाइट भी अपन कह सकते हैं। या यहाँ जेली होता है 105.3 डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट के अंदर 222 डिग्री क्या है, ये फ़ारेनहाइट है। तो यहाँ पर जो जेली है, अवले के अंतिम पकाव के समय उसका जो टेम्परेचर होना चाहिए तो देखिएगा 100.5 डिग्री सेल्सियस, एक आता है 105.5 डिग्री सेल्सियस, 110.5 डिग्री सेल्सियस और एक आता है 115.5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 है वो क्या है, 105.5 डिग्री सेल्सियस क्या है, आपके अवले का सबसे सूटेबल टेम्परेचर माना जाता है। ये आपकी जेट 2013 के एग्जाम के अंदर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में देखेंगे जो आपका 134 है, किस फल के बीज की भूसी का उपयोग मानव में पाचन संबंधी विकारों को
उपचार के हेतु किया जाता है। तो यहाँ पर नंबर जो आपका 134 है, वहां पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, एक मेडिसिन प्लांट दिया हुआ है। वो कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि किस जो मेडिसिन प्लांट की जो भूसी है वो मानव के पेट संबंधी विकारों को दूर करने के लिए काम में ली जाती है। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 है आपका सनाई है, ऑप्शन नंबर 2 है आपका इसबगोल है, जेट्रोपा है, एक आता आपका जो ग्वारपाठा है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, जब मैंने मेडिसिन प्लांट के बारे में आपको बताया तो मेडिसिन प्लांट के बारे में बता रहा था जो इसबगोल है, इसबगोल के अंदर क्या होता है, इसकी जो भूसी होती है, बीज और भूसी क्या होती है, पेट संबंधी बीमारियों को दूर करने का उपयोग ये काम आती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। और ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन जेट आपकी 2013 के एग्जाम के अंदर आप लोगों से ये पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा आपका 135 है, 135 की बात करेंगे। क्वेश्चन है आपका वर्षाकालीन भिंडी हेतु उपयुक्त बीज दर है। तो वर्षाकालीन भिंडी हेतु जो उपयुक्त बीज दर है, उस उपयुक्त बीज दर की बात करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि भिंडी को वर्ष में 2 बार बोया जाता है, एक बोया जाता है आपका ग्रीष्मकालीन और एक बोया जाता है आपका वर्षाकालीन। तो यहां पर बात करेंगे जो ग्रीष्मकालीन है, ग्रीष्मकालीन भिंडी की बीज दर 18 से 20 केजी पर हेक्टेयर काफी बार आपके एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है। जबकि जो वर्षाकालीन भिंडी है उसकी जो बीज दर है वो 10 से 12 केजी पर हेक्टेयर होती है। तो यहां पर अपने को जो पूछी जा रही है वो क्या पूछी जा रही है, वर्षाकालीन भिंडी की बीज दर। तो यहां पर देखते हैं 10 से 12 केजी पर हेक्टेयर कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 1 है 5 से 6 केजी, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 2 देखिएगा 10 से 12 केजी पर हेक्टेयर। तो यहाँ 135 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपके 10 से 12 केजी पर हेक्टेयर। यहाँ जेट 2013 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा आप 135 के बाद में जो सेकंड क्वेश्चन है आपका 136 है, वो है आपके दुर्गापुरा मधु किस फसल की उन्नत किस्म है। तो यहां पर बात करेंगे दुर्गापुरा जो मधु है, दुर्गापुरा मधु किस फसल की उन्नत किस्म है। तो यहां पर देखिएगा आपके सुपरवाइजर के अंदर भी ये पूछा गया है। एक आता है आपके जैसे खरबूजा है, एक आता है तरबूज है, खीरा है, एक आता है ककड़ी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो अपना रारी है, रारी की बात करेंगे, राजस्थान एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुरा जयपुर, वहां से डेवलप की गई एक तरबूज, ये खरबूजे की वैरायटी है। यदि यहाँ पर दुर्गापुरा मीठा आता तो तरबूज की वैरायटी थी, लेकिन यहाँ पर दुर्गापुरा जो मधु है, मधु किसकी वैरायटी है, आपके खरबूजा की। जेट 2013 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार रिवीज होता है, ये ध्यान रखिएगा। आपके 137 है, टमाटर के फलों का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है। पहले भी इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन पुनः देखिएगा क्वेश्चन आपका 37 है, वो कह रहा है टमाटर के फलों का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है। तो यहां पर देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 है लाइकोपिन, ऑप्शन नंबर 2 है कैरोटीन, एक ऑप्शन नंबर 3 आता है एंथोसाइनिन और एक आता है ऑक्जीन्स। तो इसके बारे में डिस्कस करने की ज्यादा हमारे को आवश्यकता नहीं है, काफी आपने इसको पहले भी देख चुके हो। तो यहाँ टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, लाइकोपिन के कारण रहता है। उसके बाद में बात करेंगे, ये क्वेश्चन आपकी जेट एग्जाम 2014 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा जो आपका 138 है, 138 की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा पेड़ राजस्थान का कल्प वृक्ष कहलाता है। तो राजस्थान के कल्प वृक्ष की बात करेंगे जाटी, जिसे समी प्लांट के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो जो नीम है आपका, इसके अलावा रोहिड़ा है, खेजड़ी है, कुमुट है। तो यहाँ पर राजस्थान का जो कल्प वृक्ष है वो किसको कहा जाता है, खेजड़ी को। खेजड़ी का वानस्पतिक जो नाम होता है प्रोसोपिस सिनेरिया। तो ये क्वेश्चन जो था आपके जेट 2014 के एग्जाम के अंदर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं। तो देखो अपन है ना, जैसे आज की क्लास के अंदर अपन जो भी आपके हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जितने भी जेट वगैरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चनों के सॉल्यूशन के अंतिम पड़ाव में है। और मेरा जहां तक प्रयास था, मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया है कि आगामी एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपने जितने भी हमारी क्लास दी है हॉर्टिकल्चर एग्रोनॉमी की, इन वीडियोज को वापस देखिएगा ताकि आपको एक बार पुनः समझ में आ सके कि कौन से एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उससे क्या होता है, आगामी एग्जाम के क्वेश्चन को भी अपन गैस कर पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, एक अच्छी रैंक लाने में हमारे को मदद मिलती है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन था 139 जो क्वेश्चन है आपका, वो है भिंडी की बढ़वार काल होना चाहिए कि जो आपका ओकरा होता है, ओकरा की बढ़वार के लिए किस प्रकार की क्लाइमेट का होना आवश्यक है। तो अपन बात करेंगे, देखिएगा ऑप्शन नंबर 1 है आपका लंबा,
दिन लंबा हो, गर्म हो और नम हो। एक आता है दिन छोटा हो, ठंडा हो, नम हो। ऑप्शन नंबर 3 है छोटा हो, गर्म हो, सूखा हो। ऑप्शन नंबर डी दिन लंबा हो, ठंडा हो, सूखा हो। तो यहां पर देखिएगा, आपने देखा होगा भिंडी ग्रीष्मकालीन और वर्षाकालीन दो कंडीशन में बोई जाती है। तो इस समय दिन की लंबाई क्या रहती है, ज्यादा रहती है, टेम्परेचर क्या रहता है, गर्म रहता है। और यहां पर बरसात के अंदर क्या रहती है, मॉइस्चर ज्यादा रहती है। तो उस समय क्या होती है, वर्षाकालीन भिंडी का प्रोडक्शन क्या होता है, आपके ज्यादा होता है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये इसका राइट आंसर है। और ये आपकी 2015 जेट के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा 140 जो है आपके विथेनिन पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एक मेडिसिन प्लांट के अंदर ये पाया जाने वाला एल्कलॉइड है। तो देखिएगा विथेनिन पाया जाता है, तो एक आता है जेट्रोपा में, एक आता है ईसबगोल में, एक आता है अश्वगंधा में और एक आता है स्नाय में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अश्वगंधा का जो नाम है विथेनियस सोमनिफेरम, और इसके अंदर पाए जाने वाला एल्कलॉइड है वो कौन सा आपका विथेनिन है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है, इसका राइट आंसर है। ये जेट 2015 के एग्जाम में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखिएगा 141 है पेक्टिन की मात्रा ज्ञात की जाती है। तो देखिएगा पेक्टिन की जो मात्रा है वो कौन से टेस्ट के द्वारा ज्ञात की जाती है, तो यहां अपन बात करेंगे। तो देखो पेक्टिन जो होता है ये एक जेली का मुख्य घटक होता है, और जिस फल के अंदर पेक्टिन की मात्रा जितनी ज्यादा होगी उस फल से उतनी ही उत्तम प्रकार की जेली का निर्माण होता है। तो पेक्टिन टेस्ट की दो विधियां थी, दोनों विधियों के बारे में बात करेंगे। एक आता है जेली मीटर के द्वारा और एक आता है एल्कोहल के द्वारा। तो यहां पर देखिएगा ड्रॉप टेस्ट बिल्कुल नहीं है, एल्कोहल के द्वारा बिल्कुल सही है, सी टेस्ट बिल्कुल नहीं है, एक आता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर देखिएगा जो ऑप्शन नंबर बी है वो क्या है, आपका राइट आंसर है। पेक्टिन की मात्रा ज्ञात की जाती है एल्कोहल टेस्ट के द्वारा ज्ञात की जाती है। जेट 2015 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा आपका जो 142 है, गुलाब का राष्ट्रीय पंजीकरण प्राधिकरण संस्था स्थित है। तो गुलाब की राष्ट्रीय जो पंजीकरण संस्था की बात करेंगे वो स्थित है। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 है बेंगलोर में, ऑप्शन नंबर 2 है आपका लखनऊ में, ऑप्शन नंबर 3 है आपका नई दिल्ली में, और एक आता ऑप्शन नंबर 4 है आपके चंडीगढ़ में। तो बताना चाहूंगा कि आपका जो गुलाब का जो पंजीकरण सोसाइटी है वो कहां पर आपके नई दिल्ली में स्थित है। ये क्वेश्चन आपकी जेट 2015 के एग्जाम के अंदर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा जो आपका 143 है उसके बारे में बात करेंगे। केट फेस एक विकार है, ये आपके जेट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बात करेंगे केट फेस किसमें होता है। तो देखो ऑप्शन नंबर 1 है भिंडी में, ऑप्शन नंबर 2 है टमाटर में, ऑप्शन नंबर 3 है फूल गोभी में, और ऑप्शन नंबर डी है आपके प्याज में। तो यहां पर बात करेंगे केट फेस जो होता है वो होता है आपके टमाटर की फसल में अनियमित तापमान से। तो अनियमित जो तापमान होता है उस अनियमित तापमान के कारण ये डिजीज उत्पन्न होता है। और इसके अंदर देखा होगा कि जो टमाटर है, टमाटर के फ्रूट का जो आकार होता है वो क्या होता है, बिल्ली के मुंह के समान हो जाता है, इसी कारण इसे केट पेस्ट कहा जाता है। इसके बाद में देखिएगा 144 जो है 144 क्वेश्चन की बात करेंगे। तो यह है आपका स्टूलिंग किस फसल में प्रचलित प्रवर्धन की विधि है। तो ये क्वेश्चन भी आपकी जेट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो स्टूलिंग जब आपने लेयरिंग के मेथड पढ़े, जो दाब की विधियां पढ़ रहे थे, उसमें स्टूलिंग या ढेरी दाब भी एक मेथड था। तो मोस्टली देखो आम के व्यावसायिक प्रवर्धन में वीनियर ग्राफ्टिंग या आपका इपिकोटाइल है, अनार में आपका एक आता है जिसे सेमी हार्डवुड कटिंग आता है, और अमरूद का सबसे बेस्ट जो प्रोपोगेशन मेथड था वो था आपका स्टूलिंग या ढेरी दाब, जिसे माउंट लेयरिंग भी कहा जाता है। तो अमरूद के व्यावसायिक प्रवर्धन की सबसे सूटेबल जो मेथड है वो कौन सा आपका अमरूद है। और ये जेट 2016 के एग्जाम में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमरूद के व्यावसायिक प्रवर्धन का सबसे सर्वोत्तम जो मेथड है वो कौन सा है आपका, है ना, वो है आपका स्टूलिंग ढेरीदाब जिसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव आहार में प्रतिदिन सब्जियों की आवश्यकता होती है।
तो मानव आहार में प्रतिदिन सब्जियों की आवश्यकता की बात करेंगे तो ये क्वेश्चन आपका पहले भी पूछा जा चुका है। तो यहां पर मैंने बताया था इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार मानव आहार के अंदर एक दिन में एक व्यक्ति को 300 ग्राम सब्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसका राइट आंसर है और ये जेट 2016 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। मैं जहां तक देख पा रहा हूं कमेंट बॉक्स के अंदर आपके नाम पढ़ पा रहा हूं, मेरे को महसूस हो रहा है कि मेरे जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं जो जेट के अंदर अच्छी रैंक लाना चाहते हैं वो सभी स्टूडेंट्स इस क्लास से जुड़ रहे हैं। और मैं आपको कहना चाहूंगा कि अब हम पुनः नियमित रूप से अपनी क्लासों को सुचारू रूप से जारी रखेंगे और आप लोगों के लिए एक ये बेहतरीन मौका होगा कि जब आप जेट के साथ किसी इंडिया की किसी टॉपेस्ट आईसीआर कॉलेज के अंदर भी आप दाखिला ले पाओगे। क्योंकि इससे पहले की साल में क्या होता था कि आपने देखा होगा पुराने सालों के अंदर कि जेट का एग्जाम देने के बाद में अपन क्या होते थे कि आईसीआर की तैयारी करना बंद कर देते थे, लेकिन इस साल ये अपने लिए एक बेहतरीन मौका है और इस परिस्थिति से आपको लड़ते हुए आपको जेट, आईसीआर और बीएचयू तीनों में से किसी एक के अंदर आपको सर्वोत्तम कॉलेज के अंदर आपको दाखिला लेना है। तो उसके लिए कंटिन्यू आप अपने जो भी क्लासें हैं उसको वाचिंग करते रहिएगा। नए स्टूडेंट है अपने ऐप से जुड़िएगा ताकि पूरा स्टडी मटेरियल आप लोगों से मिल सके। और अपने चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल की जो रेटिंग है उस रेटिंग को बढ़ाने के लिए, इसको दूरगामी क्षेत्रों में भेजने के लिए इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अपना चैनल है, अपनी फैसिलिटीज है वो राजस्थान के प्रत्येक कोने के कृषि विद्यार्थी तक पहुंच चुके। यहां पर बात करेंगे जो आपका मानव आहार में प्रतिदिन सब्जियों की आवश्यकता थी वो थी आपके 300 ग्राम पर व्यक्ति प्रतिदिन। ये जेट 2016 के एग्जाम में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद में देखिएगा 146 है एबल मॉस्कस एस्कुलेंटम किसका वानस्पतिक नाम है। तो ये आपने देख चुके हैं, पहले भी पूछा गया है। पत्ता गोभी है आपका, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं है। फूल गोभी है, बिल्कुल नहीं है। गांठ गोभी है, उसका भी नहीं है। और एक आता है भिंडी। तो एबल मॉस्कस एस्कुलेंटम जो है भिंडी का वानस्पतिक नाम है जिसे ओकरा के नाम से आप जानते हो। तो यहाँ 146 के अंदर जो डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। जेट 2016 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पहुंच चुके हैं। उसके बाद में अपन बात करेंगे 147 की बात करेंगे। 147 है जेम में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा होती है। तो जो जेम होता है, जेम के टीएसएस की बात करेंगे। देखो एक होता है आपका जेम और एक होता है आपका जेली। तो यहाँ जो जेम होता है इसका जो टीएसएस होता है वो कितना होता है आपका 68% होता है। और जो जेली है, जेली का जो टीएसएस होता है वो कितना होता है आपका 65% होता है। तो यहाँ पर जेम में कुल टीएसएस पदार्थ की मात्रा की बात करेंगे तो ये कितना है आपका 65 to 68%। ऑप्शन नंबर 3 है ये इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। उसके बाद में देखिएगा ये जेट 2016 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा 148 है गांठ गोभी बोई जाती है। तो गांठ गोभी की बात करेंगे, गांठ गोभी जो है वो बोई जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गोभी वर्गीय फसलों की जो बुआई है आपने देखा होगा जैसे अगस्त टू सितंबर माह के अंदर, अगस्त से सितंबर माह के अंदर इनकी सोविंग की जाती है। तो अगस्त से सितंबर अक्टूबर के अंदर क्या होता है आपका जो रबी ये खरीफ होता है ये कंप्लीट हो जाता है और वहां से क्या होता है रबी स्टार्ट होता है। तो ये जो गांठ गोभी है वो कौन से मौसम में बोई जाएगी, आपके रबी के अंदर बोई जाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है गांठ गोभी कब बोई जाती है, रबी के मौसम में, बिल्कुल राइट आंसर है। जेट 2016 के एग्जाम के अंदर ये आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा 149 है, 149 की बात करेंगे। उसके अंदर अपन बात करते हैं तरबूज में प्रति हेक्टेयर कितने किलो बीज दर की आवश्यकता होती है। तो तरबूज की जो सीड रेट है उसकी बात करते हैं। तो तरबूज के लिए देखो सबसे सूटेबल जो सीड रेट होती है वो कितनी होती है आपके 3 से 4 kg पर हेक्टेयर। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जेट 2016 के एग्जाम के अंदर आपसे ये पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा 150 जो है उसकी बात करेंगे। ये क्वेश्चन फिर से पूछा जा रहा है, एक वयस्क व्यक्ति को औसत दैनिक सब्जी की आवश्यकता होती है। तो एक वयस्क व्यक्ति को दिन के अंदर कितनी सब्जी की आवश्यकता होती है, काफी बार रिवीज हो चुका है। तो यहाँ पर 300 ऑप्शन में नहीं है, 285 ग्राम पर व्यक्ति पर डे सब्जी की आवश्यकता होती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 है, बिल्कुल राइट आंसर है। और जेट 2016 के अंदर ये आपसे एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 151 देखिएगा, जेले में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा होती है।
तो पहले पूछा गया आपके जैम के अंदर, अब पूछा जा रहा है जेली के अंदर। तो जैम के अंदर कितना था आपका 68% था जैम के अंदर, और जेली के अंदर बात करेंगे वो कितना है आपका 65%। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है, जेली के अंदर टीएसएस की मात्रा कितनी होती है 65%, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि जेट 2017 के एग्जाम के अंदर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा आपका जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट है 152 है, अर्का सूर्यमुखी एक उन्नत किस्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कुकर बीड्स की एक वैरायटी है। तो देखो भिंडी की ये वैरायटी नहीं है, सूरजमुखी की वैरायटी नहीं है, अमरूद की वैरायटी नहीं है, यहाँ पर ये देखो अर्का सूर्यमुखी जो है कद्दू की एक इंपॉर्टेंट वैरायटी है, काफी बार आपके एग्जाम के अंदर ये पूछी जाती है, जैसे कि जेट 2017 के अंदर भी ये एग्जाम के अंदर पूछी गई। उसके बाद में 153 की बात करेंगे, कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा किसके द्वारा ज्ञात की जाती है। तो सीधी सी बात करेंगे, जो टीएसएस है, टीएसएस की मात्रा किसके द्वारा ज्ञात करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक होता है रिफ्रैक्टोमीटर, एक होता है आपका रिफ्रैक्टोमीटर, और एक होता है आपका ब्रिक्स हाइड्रोमीटर। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, चाशनी के अंदर चीनी की मात्रा ज्ञात करने के लिए, चाशनी में चीनी की मात्रा ज्ञात करने के लिए ब्रिक्स हाइड्रोमीटर, और ये जो होता है टीएसएस की मात्रा ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, रिफ्रैक्टोमीटर का। तो यहाँ टीएसएस की सांद्रता ज्ञात करने के लिए रिफ्रैक्टोमीटर की आवश्यकता रहती है, इसी यंत्र को इसको काम में लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो राइट आंसर है, और जेट 2017 के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। उसके बाद में देखिएगा 154 जो है, 154 की बात करेंगे। 154 के अंदर देखो कद्दू की बीज दर प्रति किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। तो कद्दू जो होता है कुकर बीट्स होता है, तो मोस्टली कुकर बीट्स की जो बीज दर है कद्दू की वो कितनी होती है आपके 5 से 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर। उसके बाद में देखिएगा जेट 2017 के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया। नेक्स्ट आता है आपका 55 क्वेश्चन आता है, इसबगोल पैदा करने में मुख्य रूप से कौन सा जिला अग्रणी है। तो इसबगोल का देखो जो प्रोडक्शन होता है, पहला ऑप्शन है बीकानेर में, बिल्कुल नहीं। एक आता है अजमेर में भी नहीं होता, जयपुर में भी नहीं होता। इसका व्यवसायिक और बड़े स्तर पे जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है आपके जालौर के अंदर होता है। इसलिए 155 जो क्वेश्चन है, इसबगोल का सर्वाधिक प्रोडक्शन कहाँ होता है आपके जालौर के अंदर होता है। उसके बाद में बात करेंगे, ये जेट 2017 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा 156 जो है वो है अचार में नमक की कितनी प्रतिशत मात्रा होती है। तो दोस्तों अचार के अंदर जो नमक की मात्रा है, उससे पहले अपन बात करेंगे डिब्बाबंदी में नमक की जो मात्रा है जिसे कैनिंग बोलेंगे। कैनिंग के अंदर नमक की जो मात्रा है 2%। एक होता है अपरमानेंट जो मेथड है, अस्थायी विधियां है फल परिरक्षण की, उसमें 6 से 8% है। एक आता है परमानेंट मेथड के अंदर अपन 15 से 20% आप नमक की मात्रा काम में लेते हो। तो यहाँ पर जो अचार है, अचार आपके परमानेंट जो है वो टाइप है, तो इसलिए यहां पर जो आंसर होगा अचार के अंदर नमक की मात्रा 15 से 20% होती है। और ये क्वेश्चन आपकी जेट एग्जाम 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा 157 जो है, किस उत्पाद के परिरक्षण में सोडियम बेंजोइड मिलाया जाता है। तो कुल मिला के सोडियम बेंजोइड किस उत्पाद में मिलाया जाता है, तो देखिएगा सेब के जैम में, बिल्कुल नहीं। कॉर्डियल में नहीं। एक होता है आंवले का मुरब्बा है, बिल्कुल नहीं। तो यहां पर ये मिलाया जाता है आपके टमाटर सॉस के अंदर ये मिलाया जाता है। तो किस उत्पाद के परिरक्षण में सोडियम बेंजोइड का प्रयोग किया जाता है, तो टमाटर सॉस के अंदर इसकी 750 ppm जो मात्रा है वो काम में ली जाती है। और ये जेट 2018 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा 158 है, फलों को किस तापक्रम पर संसाधित किया जाता है। तो फलों को किस तापक्रम पर संसाधित किया जाता है, जैसे कि एक आता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एक आता है 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एक आता है 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो मैं जब आपको मैंने फल परिरक्षण का टॉपिक पढ़ाया तो मैंने वहां पे पढ़ाया कि जो फल होते हैं, फलों को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे संसाधित किया जाता है, जबकि वेजिटेबल्स को अपन 115 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे संसाधित किया
जाता है। तो यहाँ पर अपने को फ्लूइड पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे फलों को परिरक्षित किया या संसाधित किया जाता है। और ये जेट 2018 के एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा 159 क्वेश्चन है, 159 क्वेश्चन की बात करेंगे। एक है आपका पैक्टिन परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है। तो ये क्वेश्चन देखो काफी कंफ्यूज करने वाला है। पैक्टिन टेस्ट, जेली मीटर, एक आता है एल्कोहल या स्प्रिट टेस्ट। तो यहां पर देखो इस एग्जाम में क्या हुआ, जेली लगा और ये थर्मा हमारे को नजर नहीं आया और हमारे को नजर आया जेली मीटर, इसलिए हमने इसको बहुत तीव्रता से क्या किया, जेली मीटर, और ऑप्शन नंबर 1 को हमने क्या किया, राइट किया। जबकि नीचे का जो ऑप्शन था जेली मीटर, लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, ये जेली थर्मामीटर जो था दिल्ली का तापमान ज्ञात करने के लिए काम में लिया जा रहा था और हमने इसको ऑप्शन के अंदर समझ के राइट किया। जबकि यहां पर जो राइट आंसर था वो क्या था आपका, जेली मीटर। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था आपका जेट 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में देखिएगा 160 जो है सुपरस्टार गुलाब की प्रजाति, यह किस वर्ग से संबंधित है। तो आपको देखो मैं बताना चाहूंगा कि जैसे गुलाब है, गुलाब को अनेक वर्गों में बांटा गया है। तो सुपरस्टार जो वैरायटी है ये आपके हाइब्रिड टी जो है उसके वर्ग के अंतर्गत आती है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 है। ये क्वेश्चन भी जेट 2018 के अंदर आप लोगों से पूछा गया है। उसके बाद में बात करेंगे इसबगोल का वानस्पतिक नाम है। तो देखिएगा जो 161 है इसबगोल के वानस्पतिक नाम की बात करेंगे तो इसबगोल का नाम है देखो केसिया अंगस्टिफोलिया सनाई प्लांटेगो ओवेटा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्लांटेगो ओवेटा जो है वो क्या है, आपके इसबगोल है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट आंसर है। इस प्रकार से ये आपके जेट 2018 के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो आज की जो क्लास थी, आज की क्लास के अंदर अपन बात करे थे तो फाइनली रूप से 2002 से लेकर 2019 तक पूछे हुए क्वेश्चन है उनके ऊपर हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन हाजिर होंगे एनएमएल के अंदर जो आपकी जेट 2002 से लेकर जेट 2019 तक पूछे हुए क्वेश्चन है उनको लेकर मैं आपको कल एक नई क्लास के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।